वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो कहाँ तक पहुँचे थे पिछले क्लास में हम लोग? संरक्षण के प्रयास पर लिए थे ना, ओजोन वाला टॉपिक हो चुका था। तो आज हम लोग चलेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक में। एक बार पिछले क्लास को रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ओजोन विघटन पर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हमने जाना था कि ओजोन क्या है। दूसरा हमने उसमें जाना था कि ओजोन बनने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से फॉर्म करता है। फिर उसमें हमने देखा था कि ओजोन का महत्व क्या है। फिर एक उसमें था कि ओजोन डिप्लेशन का अर्थ क्या है। फिर हम आए थे कि ओजोन विघटनकारी पदार्थ और उसके स्रोत क्या हैं। फिर ओजोन विघटन की प्रक्रिया, प्रभाव और ओजोन कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास हुए हैं वो हमने देखा था। तो आज हम चलेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक पे। तो नीचे में सभी लोग लिखेंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, है ना। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, है ना। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम चलेंगे तो इसमें इसका अर्थ क्या है। दूसरा इसका कुछ प्रमाण का जिक्र कर लेंगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रमाण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण। फिर इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हो रहे हैं। फिर समन के दिशा में प्रयास। समन के दिशा में यानी ग्लोबल क्लाइमेट समन के दिशा में प्रयास, या इसी को हम एक ऐसे टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे, सतत विकास। सतत विकास एवं सतत विकास। सतत विकास की प्राप्ति की दिशा में, प्राप्ति की दिशा में प्रयास। और निष्कर्ष। तो इस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का अर्थ क्या है, हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का प्रमाण क्या है, प्रमाणों के बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है और प्रभाव क्या होगा। कारणों में हम देखेंगे तीन कारण होंगे। एक कारण इसका होगा जिसको हम कहेंगे खगोलीय कारण, है ना। तो एक खगोलीय कारण हो जाएगा, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट आएंगे। दूसरा इसमें पार्थिव कारण होगा, टेरेस्ट्रियल कॉज, पार्थिव कारण। और तीसरा इसमें कुछ जो मानवीय कारण है वो आ जाएगा, मानवीय कारण। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो प्रमाण है उसको दो तरीके से, एक ऐतिहासिक भूगर्भिक प्रमाण, है ना। तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक भूगर्भिक, भूगर्भिक प्रमाण क्या है, हिस्टोरिकल प्रमाण। और दूसरा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में प्रमाण। अभी हमारे पास क्या कुछ इसके इंडिकेशन है, ये है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो जाएगा जिसमें एक है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है, हमारे पास क्या ऐसे एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम ये मानते हैं या स्वीकार करते हैं कि हाँ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या पास्ट काल में भी हुए हैं किस तरीके से। फिर इसका कारण क्या होगा। तीन हेडिंग वाले ये पॉइंट है, इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट आएंगे। इसमें खगोलीय कारण है, पार्थिव कारण, मानवीय कारण। प्रभाव में बहुत सारा होगा। और समन के दिशा में प्रयास। समन के दिशा में प्रयास करता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो वो जो भी प्रयास होगा वो क्या कहलाएगा, सतत विकास की दिशा में प्रयास। तो हम यहाँ से सतत विकास वाला टॉपिक उठा लेंगे तो आप ये समझेंगे कि यही टॉपिक यहाँ से कवर हो रहा है।
और फिर फाइनली निष्कर्ष। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर आगे आपको इसका प्रश्न भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो नीचे में लिखिए अर्थ, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अर्थ, है ना। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन का अर्थ, तो अगर हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अर्थ की बात करेंगे तो सिंपल सा थोड़ा सा हम इमेजिनेट करते हुए चलें। तो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को हमने पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किस रूप में पढ़ा है कि एक जैवमंडल पर्यावरण है ना। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी जो है वो क्या है, एक बायोस्फीयर जैवमंडल पर्यावरण है। और जब हम जैवमंडल पर्यावरण की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जैवमंडल पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो तीन मंडलों के आपस में मिलने से होता है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उससे एक चौथे मंडल का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। और पृथ्वी ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो जैव मंडल पर्यावरण है। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि जैव मंडल पर्यावरण में परिवर्तन। तो जब हम इसके अर्थ पर जाएंगे तो इसका अर्थ होता है कि जैव मंडलीय जैवमंडलीय प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं में प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन। तो जैवमंडलीय प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन से है, परिवर्तन से है ना। तो परिवर्तन से है तो इसका अर्थ है कि जो जैवमंडल है वो कितने मंडल से मिलकर बना है। ये एरिया है एक लिथोस्फीयर का, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि यह स्थल मंडल से मिलकर बनता है, ये जल मंडल से मिलकर बनता है, और ये किससे मिलकर बनता है, वायुमंडल पर्यावरण से मिलकर बनता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि इन तीनों ही पर्यावरणीय दशाओं में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसका सिंपल सा अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनेगा ना, कि इसको हम क्या मान लेंगे कि ये स्थल मंडल पर्यावरण है, इसको हम क्या मान लेंगे, जलमंडल पर्यावरण है, और इसको हम क्या मान लेंगे, वायुमंडल। और इन तीनों के को एग्जिस्टेंस का जो क्षेत्र है इसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं ना। तो ये जो को एग्जिस्टेंस का क्षेत्र है इसी को जैव मंडल। तो इस जैव मंडलीय पर्यावरण में बदलाव का क्या अर्थ हुआ कि स्थल मंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन का होना, जलमंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन का होना, और वायुमंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन का हो जाना। अब इसमें जो परिवर्तन का हो जाना है, चाहे वो जलमंडलीय पर्यावरण हो, स्थल मंडलीय पर्यावरण हो, वो किस में परिवर्तन का हो जाना है ना। तो अगर अब हम इसको बड़े तौर पर देखेंगे तो हम इसे दो प्रकारों से समझ सकते हैं। एक सामान्य अर्थ क्या होगा और इसके विशिष्ट अर्थ क्या होंगे। तो अगर हम एक सामान्य अर्थ की बात करेंगे, कॉमन अर्थ क्या हो, और विशिष्ट अर्थों में जब हम जाएंगे तो इसका क्या अर्थ होगा, विशिष्ट अर्थ, है ना। दो तरीके से तो सामान्य अर्थ में क्या होगा और विशिष्ट अर्थों में जाएंगे तो क्या अर्थ होगा, है ना। जलवायु परिवर्तन का सामान्य अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक दशाओं में बदलाव से, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का प्राकृतिक प्रक्रिया किससे बनता है, मौसम और जलवायु के तत्वों से बनता है। तो सिंपल सा इसका अर्थ होता है कि अगर किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु के तत्वों में दीर्घकालीन बदलाव होता है तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन। तो मौसम और जलवायु का तत्व कौन सा है, तापमान है, वर्षा है,
आर्द्रता है, पवन है, वायु राशि है और वायुमंडलीय दाब है। इसी के द्वारा किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु का क्या होता है, निर्धारण होता है। अगर इन तत्वों में दीर्घकालिक बदलाव होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। जैसे जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें था ना, मौसम और जलवायु में अंतर पढ़े थे, याद होगा। तो मौसम क्या था, हम लोग पढ़े थे कि मौसम क्या है, एक क्षणिक अवधारणा है जो बहुत जल्दी बदलने वाला होता है। दिन में, सप्ताह में, घंटों में बदल सकता है। सुबह में निकले थे तो बारिश हो रही थी, अब धीरे धीरे धूप खिलना शुरू हो गया, तो इसको हम मौसमी चेंजिंग कहेंगे। लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि जो जलवायु परिवर्तन होता है वो क्या है, एक दीर्घकालीन अवधारणा है कि लंबे समय तक अगर कहीं पर मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, जलवायु परिवर्तन। और मौसमी तत्वों में बदलाव का क्या अर्थ हुआ कि तापमान में, वर्षा में, वायुदाब में, वायु राशि में, आर्द्रता में, अगर इसमें परिवर्तन होता रहे तो वहाँ की मौसमी दशाएं बदलेगी। और मौसमी दशा बदलने से क्या हो जाएगा, जलवायु भी बदलेगा। तो सिंपल अर्थ तो यही होता है। लेकिन अगर हम तकनीकी अर्थों की बात करेंगे तो जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले भी बताया है कि अगर ये अर्थ है तो इसका औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस औसत तापमान में जो परिवर्तन हो, तो इस औसत तापमान में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरीके से जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अब पृथ्वी का ये जो औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। एक इसमें पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, निगेटिव परिवर्तन। पॉजिटिव परिवर्तन का अर्थ है कि ये जो औसत 15 डिग्री तापमान है इसमें वृद्धि हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर औसत 15 डिग्री तापमान ऊपर की ओर जाएगा तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि औसत तापमान का जो बढ़ना है वो क्या है, भूमंडलीय तापन है। और अगर औसत तापमान में कमी आती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल कूलिंग कहेंगे, भूमंडलीय शीतलन कहेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम जलवायु परिवर्तन शब्द का यूज करते हैं तो उसमें केवल ग्लोबल वार्मिंग ही शामिल नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग दोनों शामिल है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल कूलिंग है, तो जलवायु परिवर्तन में ये दोनों कॉन्सेप्ट शामिल है। और जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, बहुत जल्दी होता नहीं है। और ये सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन पहली बार हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी के अगर हम पास्ट इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी कई बार उष्ण अवस्था से गुजरी है और कई बार शीत अवस्था से भी गुजरी है। और वो ऐसे समय रहे हैं पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में जब इस पर मानव का उदय नहीं हुआ था। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर जलवायु परिवर्तन की घटनाएं उस समय हुई जब पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व नहीं था, तो उन जलवायु परिवर्तनों का कारण निसंदेह क्या रहा होगा, प्राकृतिक रहा होगा। क्योंकि मानव जब था ही नहीं, उसके बावजूद भी अगर पृथ्वी पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ, यानी कि पृथ्वी उष्मन और शीतलन की अवस्थाओं से गुजरी, तो निसंदेह उसके पीछे कुछ न कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं का योगदान रहा होगा। तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से भी होता है और मानवीय कारणों से। हाँ, अभी हम जिस एज में हैं या जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं, शायद तमाम रिपोर्ट और संस्थाओं के रिपोर्ट ये कहते हैं कि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के फेज से गुजर रहे हैं। और ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से संभव है। पृथ्वी का इतिहास अभी देखेंगे, कम से कम अन्य चीज नहीं, एक दो एज तो आपको पता होगा कि जैसे प्लिस्टोसिन एज सुनते होंगे। तो पृथ्वी के इतिहास में प्लिस्टोसिन एज क्या है, बर्फ का समय ना, आइस एज है वो। तो अगर प्लेस्टोसिन काल आइस एज था तो निस्संदेह वो आइस एज किसी न किसी कारण से आया होगा। और वो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ प्लेस्टोसिन काल। तो 20 लाख वर्ष पहले मानव तो था नहीं। तो अगर उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं इसके पीछे प्राकृतिक कारण उत्तरदायी रहा होगा। और बर्फ कब बना होगा, जब तापमान गिरा होगा तभी तो हुआ होगा। अभी जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रहे हैं, तो पानी बर्फ में कब गया होगा, तापमान घटने से। तो क्या हुआ होगा, पृथ्वी का औसत तापमान घटा होगा उस समय।
इसी तरीके से एक कार्बोनिफेरस युग है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में। तो कार्बोनिफेरस युग भी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में आइस एज ही है, हिम एज है। आप समझिए कि अगर वो 30-32 करोड़ वर्ष पहले का समय है तो उस समय मानव तो था नहीं। तो उस समय जब आइस एज आया तो निस्संदेह क्या होगा, तापमान नीचे गया होगा, चाहे जो भी कारण हो। और तापमान नीचे गया होगा तो फिर पानी जो है वो किस में बना होगा, बर्फ में बना होगा। तो पृथ्वी का पास्ट इतिहास भी जो है वो हमें बताता है कि इस पर जलवायु परिवर्तन हुए हैं। अगर प्राकृतिक कारणों से जलवायु परिवर्तन हुआ है या होता है, और अगर वो घटनाएं चक्रीय रूप से घटित होती हो, तो जलवायु परिवर्तन भी क्या होगा, एक साइक्लिक फेज पर आएगा। यानी कि पास्ट काल में भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में भी क्या होगा, होगा ही। जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण या हिस्ट्री से अगर आप इसे लिंक करना चाहें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक होता है कि व्यापार का उतार चढ़ाव चलते रहता है। अगर एक उत्थान का फेज आएगा तो निस्संदेह क्या होता है, उसके बाद एक अवसान का फेज जरूर आता है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सर दिखाएंगे कि किस तरीके से वो हमें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका हमें प्रभाव दिखता है। वैसे ही अगर कुछ प्राकृतिक कारणों से होता है तो पास्ट काल में भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और आने वाले समय में भी ये घटनाएं होंगी, क्योंकि ये केवल मानव जनित कारणों से नहीं होता है, प्राकृतिक कारणों से भी होता है। तो सामान्य अर्थ इसका क्या हुआ, पृथ्वी के मौसमी दशाओं में परिवर्तन से है। और मौसमी दशाओं का निर्धारण किससे होता है, तो मौसम और जलवायु के तत्वों से। उन तत्वों में अगर दीर्घकाल तक बदलाव हो तो यहीं पर क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो सकती है। लेकिन विशिष्ट अर्थ में हमने क्या कहा है कि ये पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन को व्यक्त करता है। औसत तापमान में क्या, तो परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। जब ये पॉजिटिव जाएगा तो इसका अर्थ है औसत तापमान 15 से ऊपर जा रहा है, तो वो किसको व्यक्त करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को। और अगर औसत तापमान 15 डिग्री से नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल कूलिंग कहलाएगा। थोड़ा सा आप लिखिए सामान्य अर्थ में। देखिए जलवायु परिवर्तन का सामान्य अर्थ, जलवायु परिवर्तन का सामान्य अर्थ, जलवायु परिवर्तन का सामान्य अर्थ पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशाओं में होने वाले, पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशाओं को, ऐसे लिखिए, पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशाओं को निर्धारित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्वों में होने वाले, निर्धारित करने वाले तत्वों में होने वाले, तत्वों में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों से है, दीर्घकालिक परिवर्तनों से है, दीर्घकालिक परिवर्तनों से है, दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। उसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशा, पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशा, पृथ्वी के मौसमी और जलवायु दशा का निर्धारण, निर्धारण तापमान, मौसमी और जलवायु दशा का निर्धारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, वायुदाब और वायुराशियों के द्वारा होता है, वायुदाब और वायुराशियों के द्वारा होता है, होता है। अगर इन तत्वों में, अगर इन तत्वों में, अगर इन तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, अगर इन तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, अगर इन तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
विशिष्ट अर्थ की तरफ आ जाएंगे। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें होने वाले परिवर्तन को ही, इसमें होने वाले परिवर्तन को ही, इसमें होने वाले परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगला अपन देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन, पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन, पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन दो प्रकार से संभव है। दो प्रकार से संभव है। दो प्रकार से संभव है। तो डैश दे के नीचे पहला ए पॉइंट बना के, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक, सकारात्मक परिवर्तन इसमें लिखेंगे। लेकिन यदि औसत तापमान में वृद्धि हो जाए, यदि औसत तापमान में वृद्धि हो जाए, यदि औसत तापमान में वृद्धि हो जाए, यदि औसत तापमान में वृद्धि हो जाए तो वह भूमंडलीय तापन की स्थिति होगी या होती है। तो वह भूमंडलीय तापन की स्थिति होगी। तो वह भूमंडलीय तापन की स्थिति होगी। भूमंडलीय तापन की स्थिति होगी कि जैसे आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति से लेके आज तक, औद्योगिक क्रांति से लेके आज तक आज तक पृथ्वी के औसत तापमान में, औद्योगिक क्रांति से लेके आज तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सी, तापमान में 1.1 डिग्री सी की वृद्धि हो चुकी है। 1.1 डिग्री सी की वृद्धि हो चुकी है। 1.1 डिग्री सी की वृद्धि हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा परिवर्तन कैसे हो सकता है? बी पॉइंट बना के, नकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन इसमें अंडरलाइन करके लिखेंगे। देखिए, यदि पृथ्वी के औसत तापमान में, यदि पृथ्वी के औसत तापमान में, यदि पृथ्वी के औसत तापमान में कमी आ जाए, औसत तापमान में कमी आ जाए, औसत तापमान में कमी आ जाए तो उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। तो उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। डैश देके नीचे में लिखेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, और डैश देके नीचे में फिर से पहले कि इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में भूमंडलीय तापन, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय शीतलन, भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय शीतलन
दोनों ही संकल्पना समाहित है। दोनों ही संकल्पना समाहित है। दोनों ही संकल्पना समाहित है। दूसरा पॉइंट, लेकिन यह एक दीर्घकालिक अवधारणा है। यह एक यह एक दीर्घकालिक अवधारणा है। यह एक दीर्घकालिक अवधारणा है। तीसरा पॉइंट, यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से संभव है। यह प्राकृतिक एवं मानवीय यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से संभव है। यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से संभव है। चौथा पॉइंट, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया भी है। यह एक सतत प्रक्रिया भी है। यह एक सतत प्रक्रिया भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें पृथ्वी के पास्ट इतिहास में भी मिलता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें पृथ्वी के पास्ट इतिहास, कौमा पृथ्वी के पास्ट इतिहास, कौमा वर्तमान समय में भी मिलते हैं। पास्ट इतिहास, कौमा वर्तमान समय में भी मिलते हैं। और इसके और इसके भविष्य में भी और इसके भविष्य में भी घटित होने की संभावना है। और इसके भविष्य में भी घटित होने की संभावना है। क्लियर है? अर्थ समझ में आया? अब तो एक बार हम फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसमें एक शब्द आया जो आगे चर्चा होगी बार बार, IPCC, है ना। इसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं इसको। यानी कि यह जलवायु परिवर्तन पर यह जलवायु परिवर्तन पर यह इसको साइड में लिखिएगा, मेन स्ट्रीम में नहीं, है ना। ये थोड़ा सा शब्द है, ये बार बार अब आएगा, तो इसको है क्या ये जान लेते हैं। इसको साइड में लिखिए। यह जलवायु परिवर्तन पर UN की अंतर सरकारी संस्था है। अंतर सरकारी संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संस्था है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहेंगे इसको। तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी संस्था है। ये स्थापित हुआ है 1988 में, है ना। ये स्थापित हुआ 1988 में। इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया? दो संस्थाओं के द्वारा। तो इसको स्थापित किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एवं UNEP के द्वारा, है ना। UNEP के द्वारा। तो दो संस्थाओं ने मिलकर इसे स्थापित किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दो संस्थाओं के द्वारा ये स्थापित है। इसके कार्य क्या हैं? तो इसका जो कार्य है, सबसे पहले कि कोई यह कोई शोध या अनुसंधान कार्य नहीं करता। यह कोई शोध या अनुसंधान कार्य नहीं करता है ना। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि जो IPCC है, इसका अपना कोई शोध या रिसर्च वर्क नहीं होता है। एग्जाम में दे देकर कि ये शोध और अनुसंधान कार्य करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। करता क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर ये संश्लेषित रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रत्येक 5 वर्षों पर
रिपोर्ट प्रकाशित करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो क्लाइमेट चेंज पर जो है ना प्रत्येक 5 वर्ष पर ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका लास्ट रिपोर्ट जो है ना 2023 में आया है। तो अब फिर जो 23 के बाद कब आएगा, 28 में आएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है इसके लिए अपना कोई शोध कार्य नहीं करता। कैसे करता है रिपोर्ट का प्रकाशन? तो इसके लिए ये क्या करता है कि जैसे पर्यावरणीय संस्थाएं या जो भी है, जैसे कि पर्यावरणविद हैं, है ना, पर्यावरणविद हैं कोई जिन्होंने कुछ रिपोर्ट प्रकाशित किया, तो पर्यावरणविद। दूसरा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र है ना, विश्वविद्यालयों, है ना, विश्वविद्यालयों या इस तरह के जो भी संस्थाएं होती है विश्वविद्यालयों आदि के शोध पत्रों का, वैज्ञानिकों के आदि के शोध पत्रों की समीक्षा और जांच कर, शोध पत्रों की, शोध पत्रों की समीक्षा एवं जांच कर, समीक्षा एवं जांच कर, है ना। तो इसके आधार पर ये, जैसे कि पर्यावरणविद अगर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कोई सार्वजनिक निजी संस्थाएं यूनिवर्सिटी जलवायु परिवर्तन पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित करे, कोई वैज्ञानिक संस्था है, इस तरह के जितने भी संस्थाओं के रिपोर्ट होते हैं उन सभी रिपोर्टों की ये क्या करता है, जांच करता है, उसकी समीक्षा करता है। और जांच समीक्षा के बाद जो है सो ये अपना एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो शोध नहीं ना हुआ जी, शोध अनुसंधान। जैसे मान लीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं, आपने जलवायु परिवर्तन पर अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया या अपनी जांच आपने अनुसंधान किया और उसको प्रकाशित किया। अब आईपीसीसी क्या करेगा, आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसको ये अपने तरीके से जांच कराएगी, समीक्षा करेगी और उसमें जो सत्यता का अंश होगा वो क्या करेगा, निकाल लेगा। संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी संस्थाएं या पर्यावरण की बहुत सारी संस्थाएं जो पर्यावरणविद होते हैं, जलवायु वेता होते हैं, उनके शोध पत्र सबको ये क्या करता है, समीक्षा करता है और उस समीक्षा के आधार पर ये जलवायु परिवर्तन पर अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो एक प्रश्न प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाएगा कि आईपीसीसी के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो आईपीसीसी के बारे में क्या सही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कि इसको हम जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संस्था कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अस्तित्व में कब आया, 88 में। कौन सी दो संस्थाओं ने मिलकर स्थापित किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कार्य क्या है, तो पहले ये ध्यान रखेंगे कोई शोध और अनुसंधान कार्य बिल्कुल ही नहीं करता। करता क्या है, तो जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक 5 सालों पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, मेजर काम यही है। लेकिन उस रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए ये कोई शोध अनुसंधान कार्य नहीं करता है। क्या करता है, तो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय है, एनजीओज है, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, इन लोगों के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट लाया जाता है उन सारे रिपोर्ट की गहन समीक्षा और जांच के बाद एक अपना संश्लेषित रिपोर्ट प्रकाशित, यही इसका काम है मूल रूप से। तो इसको, तो आगे ये सब जो है ना आईपीसीसी आएगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ, सिंपल सा अर्थ क्या हमने लिया थोड़ा सा शुरू से, कि पृथ्वी के मौसमी जलवायु दशाओं में परिवर्तन। तो पृथ्वी क्या है, चूंकि जैवमंडल है और जैवमंडल है तो वो 3 पर्यावरण से मिलकर बना है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन 3 मंडलों की जो प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाएं हैं उसमें होने वाला बदलाव ही है जलवायु परिवर्तन। अब उसको हमने 2 तरीके से समझ लिया, सामान्य अर्थ में क्या होगा और विशिष्ट अर्थों में। सामान्य अर्थ तो यही है कि जो जैवमंडलीय पर्यावरण है, जो पृथ्वी का पर्यावरण है, उसमें जो मौसम और जलवायु के तत्व हैं उसमें दीर्घकालिक बदलाव हो जाए। अब हम जानते हैं कि मौसम और जलवायु का तत्व क्या है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन है, वायुदाब है और वायु राशि। अगर इसमें दीर्घकाल तक बदलाव हो जाए तो फिर वो जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा। तकनीकी तौर पर क्या अर्थ बताया कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये क्या है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस औसत तापमान में परिवर्तन क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है।
औसत तापमान में परिवर्तन कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। ये पॉजिटिव भी जा सकता है और निगेटिव। पॉजिटिव होना औसत तापमान का बढ़ जाना, जैसे कि अभी बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और औसत तापमान का कम हो जाना जो है वो क्या है? ग्लोबल कूलिंग है। तो फाइनल जब हम निष्कर्ष पे जाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकला कि जलवायु परिवर्तन क्या है? इसमें वार्मिंग और कूलिंग दोनों कॉन्सेप्ट शामिल है। फिर हमने क्या लिखा? ये दो चार वर्षों का नहीं है, हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। फिर हमने क्या लिखा? ये प्राकृतिक और मानवीय कारणों से भी हो सकता है, और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी के पास्ट काल में भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और संभव है कि आने वाले समय में भी ये होगा ही, है ना? तो अब तो इतिहास से भी इसको लिंक कर सकते हो ना क्या? पर्वत और गुफाओं से जो मानव रहता था, पर्वत और गुफाओं में, वहां से मैदानों में निकलने में जलवायु परिवर्तन की थी कोई भूमिका? हम्म। यस या नो? तो बोलने में क्या दिक्कत है? आज ही तो क्लास खत्म हुई है। नहीं हुआ है खत्म? हाँ। तो पहला वह मानव कौन था जिसने पर्वत के कंदरों और गुफाओं से निकलकर मैदानों में रहना पसंद किया? हम्म। मेरे मुंह में थोड़े है। तो टॉपिक का जो हेडिंग बनाए थे उस पर आ जाइए, कहाँ से हम लोग चले थे? तो हमने ये जान लिया जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है। अब है हम थोड़े से प्रमाणों पर चलते हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा है कि वास्तव में जलवायु परिवर्तन कोई नवीन बात नहीं है, पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में भी होंगे। तो नीचे में हेडिंग बनाइए, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। जलवायु परिवर्तन के प्रमाण, है ना? तो नीचे में लिखिए जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण, है ना? तो जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रमाण की बात करेंगे तो दो पार्ट में चलेंगे, जैसे फॉर्मेटिंग था। एक हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भूगर्भिक कालीन प्रमाण। ऐतिहासिक भूगर्भिक कालीन प्रमाण। और दूसरा हो जाएगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में प्रमाण। तो अब हम आपसे कुछ तर्क जानना चाहेंगे कि आप कहते हैं ना जी कि हाँ अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपको कैसे लगता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है? कुछ आप उदाहरण बताइए कि हाँ सर ये चीजें हो रही है जिससे लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अभी आज बारिश हो रही है, तो आज बारिश होना तो कोई गलत बात नहीं है। ये मार्च में होता है ना, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, तो ये तो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गर्मी बढ़ रही है, हाँ ठीक है, ये सही है। अब वर्षा की बात करेंगे तो आप ये कहो कि अचानक वर्षा का होना या बेमौसम वर्षा, जो वर्षा का सीजन नहीं है उसमें हो जाए, अचानक वर्षा हो जाए, तब थोड़ी सी वो टेक्निकल बातें होती है। ठीक है, गर्मी का बढ़ना, सब आप एक एक दो दो पॉइंट बोलेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें हो रही है जिसके कारण हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप बताओ। अभी बाढ़ 2 साल पहले? अच्छा, कुछ समय पहले मतलब कब? अच्छा ठीक है, मतलब बाढ़ और सूखे की बारंबारता का बढ़ना ये है। आप बताइए क्या है? आप बताइए कैसे आपको लगता है कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है? किस भूकंप तो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के कारण थोड़े आएगा, वो तो पृथ्वी की अंदरूनी दशाओं से संबंधित है। भूकंप का संबंध कोई जलवायु परिवर्तन से
नहीं है। आप बताइए। टेम्परेचर बढ़ जाना वो तो दिख ही रहा है, सब वही वो। आप बताओ जी। हीट वेव का। ठीक है, आप बताओ। ग्लेशियर का पिघलना, देखो आ रहा है ना पॉइंट सब। आप बताइए, कैसे मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है? अच्छा वही बात, वो भी एग्जाम में मेंस में यही लिखेंगे कि वही बात, अपनी बात लिखेंगे ना। आप बताइए। किसका जल स्तर का बढ़ जाना? आप बताइए। क्या दिख रहा है कि लग रहा है कि नहीं जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं? गर्मी में बहुत तेज गर्मी, ठंडी में बहुत तेज ठंडी। अच्छा ठंडी। बरसात नहीं हो रही है। अच्छा और? आप बताइए। हाँ। हम्म। 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 आप बताइए। ओजोन होल हो रहा है, ठीक है, आप बताइए। आप बताओ जी। बादल फटने की घटना बढ़ी है, बिल्कुल सही है। तो आप जब चीज़ों को अपने से एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे लगता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना? तो आप पहले अपने ही पॉइंट को लिखिए, वर्तमान समय में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए। क्या सब लिखेंगे? लिखिए उष्ण मौसम की अवधि का विस्तार। उष्ण मौसम के अवधि का विस्तार, इसका लाइन अर्थ अर्थ समझ गए? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले गर्मी कब से कब तक पड़ता था मूलतः? मई जून जुलाई। अब जो है सो फरवरी से पंखा शुरू हो जाता है, ये तो अभी ये आ गया है इसलिए ना। अगर अभी नहीं रहता था तो हम लोगों का फरवरी से ऐसे ही चलना क्लासरूम में क्या हो गया था शुरू। आप देखते होंगे। और पंखा कब तक चलता है? नवंबर तक चलाते हैं। आप नहीं चलाते पंखा नवंबर तक? ठंडी सिमट कर कितने मूल रूप से रह गया, दिसंबर और जनवरी। तो उष्ण मौसम का विस्तार हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अनायास। अनायास बेमौसम वर्षा। अनायास और बेमौसम वर्षा। फिर लिखिए बाढ़ और सूखे के प्रकोप में वृद्धि। बाढ़ और सूखे के प्रकोप में वृद्धि। बाढ़ और सूखे के प्रकोप में वृद्धि। फिर अगला लिखेंगे बाढ़ और सूखे के प्रकोप में वृद्धि। फिर अगला लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति का बढ़ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति का बढ़ना। आवृत्ति बढ़ने का क्या अर्थ हुआ? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, है ना? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे भूमंडलीय तापन हो रहे हैं वैसे वैसे समुद्र भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहा है वैसे वैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। फिर अगला अल जैसी असामान्य जलवायविक घटनाओं का बढ़ना। अल जैसी असामान्य एबनॉर्मल जलवायविक घटनाओं का बढ़ना। जलवायविक घटनाओं का बढ़ना, तो एल नीनो भी क्या है ना, एक गर्म महासागरीय जलधारा है ना। और एक गर्म महासागरीय जलधारा है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र गर्म हो रहा है, एल नीनो की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे उपोष्ण या पछुआ जेट का ध्रुवों की ओर विस्थापित होना। उपोष्ण या पछुआ जेट का ध्रुवों की ओर विस्थापित होना। उपोष्ण या पछुआ जेट का ध्रुवों की ओर विस्थापित होना। ध्रुवों की ओर विस्थापित होना। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे समुद्र तल में वृद्धि। समुद्र तल में वृद्धि, सी लेवल का बढ़ना, है ना? तो कुछ ऐसे। फिर अगला लिखिए ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलना, है ना?
तो ऐसे कुछ पॉइंट हमें फेवर में लिखना है जिससे ये पता चले कि हाँ वास्तव में वर्तमान में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। और लास्ट में ये एक पॉइंट और लिखिए। देखिए आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक पृथ्वी के औसत तापमान में, औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सी, 1.1 डिग्री सी की वृद्धि हो चुकी है। 1.1 डिग्री सी की वृद्धि हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें क्या इशारा कर रही है कि वास्तव में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आईपीसीसी का रिपोर्ट ये कहता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन पर, जो 2015 में हुआ। तो पेरिस समझौते में हमने ये तय किया कि 21वीं सदी के अंत तक भूमंडलीय तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है। तो अगर हमने ये टारगेट कर रखा है कि 21वीं सदी के अंत तक भूमंडलीय तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है, तो इसका अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं बढ़े। तो ये भी कहता है कि हम क्या है, जलवायु परिवर्तन के दौर से हैं। तो कुछ उन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है जिससे ये पता चले कि वास्तव में जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है। पास्ट काल में क्या है, तो आप नीचे में लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में, उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में, उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में, झीलों में अवसादीकरण के प्रमाण, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादीकरण के प्रमाण, सेडिमेंटेशन के प्रमाण। अब आप एक चीज़ बताइए, इस सब का अर्थ भी समझना होगा। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे यूएस और कनाडा में, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है। यूएस और कनाडा के उच्च अक्षांशों में मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा झील है ना। अगर इन झीलों में हमें सेडिमेंटेशन का प्रमाण मिलता है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। अगर कनाडा के या कहीं पर उच्च अक्षांश का झील है और उसमें अगर अवसादीकरण का प्रमाण मिलता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है। नहीं, बर्फ अवसादीकरण का क्या अर्थ होता है कि अगल बगल क्षेत्र से मिट्टी इसमें आई है। अवसाद का अर्थ क्या होता है। तो अवसादीकरण हुआ तो कैसे हो सकता है अवसादीकरण। मान लीजिए आपके गांव में कोई तालाब है और उस तालाब में अवसाद भरता जाए, तो वो किसके कारण हो सकता है, ये आप बताइए क्या हो सकता है। अरे भाई सिंपल सा बात है, या तो वो वर्षा जल के द्वारा, इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है, या फिर वो पवन द्वारा उड़ा कर लाया जाएगा। आप थोड़े उसमें डालने के लिए जाते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया से अगर होना है तो कैसे होगा। मतलब छोटी छोटी बात को अगर आप लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो इसका, मैंने कई बार कहा है, ये रटने वाली चीज नहीं है जो आप रट लेंगे। सिंपल सा है कि अगर किसी, आपको गांव का उदाहरण दिया कि आपके गांव में कोई तालाब है, शहर में कोई झील है और उसमें अवसाद आ रहा है चारों तरफ से, तो क्या हो सकता है। दो ही तरीके से आ सकता है, या तो पवन उसको उड़ाकर चारों तरफ, तो पवन उड़ाकर कब लाएगा, जब परिस्थितियां शुष्क गुजरेगी, मिट्टी टूटेगा और टूटे हुए मिट्टी को वायु की पवन क्या करेगा, उड़ा उड़ा कर लाएगा और क्या करेगा, उसमें जमा करता जाएगा। या अधिक वर्षा हो और वर्षा के प्रभाव से आसपास की मिट्टी को तोड़ कर वो अपवाहित करके उसमें क्या करे, लाके जमा कर दे। तो इसके प्रमाण मिलते हैं कि उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में अवसादीकरण का प्रमाण मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन हुए होंगे। या तो वह क्षेत्र शुष्क दशा से गुजरा होगा, तब पवन वहां पर मिट्टी लाकर झीलों में जमा किया होगा, या फिर क्या होगा, आर्द्र परिस्थितियां से गुजरी होगी कि वर्षा जल के द्वारा वो मिट्टी अपवाहित करके लाया होगा।
जैसे राजस्थान में जो सांभर झील है ना, जयपुर अजमेर रोड पर, राजस्थान के कुछ विद्वानों ने ही इस पर शोध किया है। और उसने कहा कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग था लगभग 5,000 वर्ष पहले वो बहुत उपजाऊ था। और उस गन्ना में उन्होंने जो झील में अवसादीकरण हुआ है उसी को कैलकुलेट करके उन्होंने बताया कि लगभग 5,000 वर्ष पहले यहाँ पर मौसमी दशाएं बदलनी शुरू हो गई थी। नहीं तो फिर पहले वैसे ही वर्षा होती थी जैसे गंगा के मैदानों में यहाँ पर वर्षा होती थी। तो उसको कैलकुलेट करके वहाँ के विद्वानों ने कहा है कि यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है कहीं पे तो इसका अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर मौसमी दशाओं में व्यापक बदलाव हुए होंगे। दूसरा पॉइंट बताइए, अगर उच्च अक्षांश में ये झील है, हिमानी निर्मित झील है, हिमानी निर्मित झीलों में अगर मान लीजिए कभी फैलाव का प्रमाण मिले या हिमानी निर्मित झीलों में कभी संकुचन का प्रमाण मिले तो इसका क्या अर्थ होगा? अगर उच्च अक्षांश में हिमानी निर्मित झीलों के प्रसार का प्रमाण मिले तो इसका क्या अर्थ है? और जब संकुचन हो तो बर्फ जम रही है ना, यानी बर्फ पिघला तो पानी बना, वो फैला। और बर्फ जब फिर पानी जो है सो बर्फ में बदला तो उसका क्या हुआ? संकुचन हुआ। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर हिमानी निर्मित झीलों का प्रसार हो रहा है तो इसका अर्थ है कि परिस्थितियां उष्ण गुजरी होंगी, बर्फ पिघला होगा, पानी एरिया क्या होगा? कवर करना शुरू हुआ होगा। और वही झील जब संकुचित हुआ है तो इसका अर्थ है ना पानी बर्फ बना है। और बर्फ कब बनेगा? जब टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि अगर उच्च अक्षांशों में हिमानी निर्मित झीलों में फैलाव और संकुचन हुए हैं तो इसका अर्थ है कि वह क्षेत्र उष्ण और शीत परिस्थितियों से गुजरा है। अर्थ ये निकलता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उच्च अक्षांशों में ही हिमानी निर्मित झीलों के, उच्च अक्षांशों में ही हिमानी निर्मित झीलों के, उच्च अक्षांशों में ही हिमानी निर्मित झीलों के फैलाव और संकुचन, हिमानी निर्मित झीलों के फैलाव और संकुचन के प्रमाण मिलते हैं। फैलाव और संकुचन के प्रमाण मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में, तीसरा पॉइंट, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनिफेरस, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनिफेरस और प्लिस्टोसीन, कार्बोनिफेरस और प्लिस्टोसीन हिमयुग है। कार्बोनिफेरस और प्लिस्टोसीन हिमयुग है। कार्बोनिफेरस और प्लिस्टोसीन हिमयुग है। और आज से 4200 वर्ष पूर्व शुरू हुए, आज से 4200 वर्ष पूर्व शुरू हुए मेघालयन युग, 4200 वर्ष पूर्व शुरू हुए मेघालयन युग की शुरुआत, मेघालयन युग की शुरुआत उष्ण अवस्था से हुई थी। मेघालयन युग की शुरुआत उष्ण अवस्था से हुई थी। मेघालयन युग की शुरुआत उष्ण अवस्था से हुई थी। तो इसका अर्थ क्या निकला कि अगर कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसीन काल पृथ्वी के इतिहास में क्या है? हिमयुग है। तो हिमयुग कब आया होगा? जब तापमान कम हुआ होगा, यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या हुआ होगा? नीचे गया होगा। तो जल किस में बदल गया होगा? बर्फ में। तो जाहिर सी बात है ना कि ये प्रक्रिया ऐसे समय में हुई जब पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व था ही नहीं। तो इस जलवायु परिवर्तन के पीछे निस्संदेह क्या रहा होगा? कुछ प्राकृतिक कारणों का ही योगदान रहा होगा। और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में एक नए युग की खोज हुई थी 2017-18 में। इसको हम कहते हैं मेघालयन युग। इसकी खोज भारत से ही हुआ है। मेघालयन युग आज से 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ और वैज्ञानिकों ने ऐसा रिसर्च करके बताया है कि मेघालयन युग की शुरुआत जो हुई वो उष्ण अवस्था से हुई। उष्ण अवस्था से होने का अर्थ है इसका जो प्रारंभ का 200-300 वर्षों का समय है उसमें तापमान बढ़ा और ये कई सभ्यताओं के पतन का कारण भी माना जाता है। जैसे आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि
उस समय की बहुत सारी सभ्यताएं थी जिसके ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा था। तो संभव है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। यानी मेघालयन युग पृथ्वी के इतिहास में एक उष्ण युग का सूचक है, जबकि कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसिन क्या है, एक आइस एज का सूचक है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पृथ्वी के भूगर्भिक काल में भी समुद्र तल में हुए, पृथ्वी के भूगर्भिक काल में भी समुद्र तल में हुए, सी लेवल में समुद्र तल में हुए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, समुद्र तल में हुए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। देखो समुद्र तल में दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। सी लेवल में जो एक परिवर्तन हो सकता है पॉजिटिव, और दूसरा समुद्र तल में जो परिवर्तन होगा वो निगेटिव। पॉजिटिव परिवर्तन का क्या अर्थ होगा, सी लेवल का बढ़ना। अभी जैसे समुद्र तल का क्या है, सकारात्मक परिवर्तन है कि सी लेवल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। क्यों सी लेवल राइज कर रहा है, ग्लेशियर पिघलने के कारण। ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इसका अर्थ है कि समुद्र तल में सकारात्मक परिवर्तन का संबंध किस युग से है, ग्लोबल वार्मिंग से है। और समुद्र तल में नकारात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ हुआ, सी लेवल का नीचे जाना। नीचे कब जाएगा सी लेवल, जब पानी बर्फ बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये किस स्थिति में होगा, ग्लोबल कूलिंग में। तो जब ग्लोबल कूलिंग की घटनाएं होंगी तो समुद्र तल क्या होगा, नीचे जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होंगी तो समुद्र तल क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसको अभी से लिंक कर लेंगे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि समुद्र तल बढ़ रहा है और बढ़ भी रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसिन पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में क्या है, आइस एज है, और जब आइस एज है तो उस समय सी लेवल में क्या होगा, निगेटिव चेंजिंग हुई होगी। अभी वार्मिंग का फेज है तो सी लेवल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंजिंग हो रहा है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए 10वीं 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में यूरोप ने, 10वीं 11वीं शताब्दी में यूरोप ने उष्ण उष्ण युग को महसूस किया था। 10वीं 11वीं शताब्दी में यूरोप ने उष्ण युग को महसूस किया था, जिसके कारण वार्मिंग एज, जिसके कारण वाइकिंग कबीले के लोग, जिसके कारण वाइकिंग कबीले के लोग, वाइकिंग कबीले के लोग ग्रीनलैंड, वाइकिंग कबीले के लोग ग्रीनलैंड जा बसे थे, जिसके कारण वाइकिंग कबीले के लोग ग्रीनलैंड जा बसे थे। इसका अर्थ क्या, ग्रीनलैंड ऊपरी अक्षांशों में है ना जी। अगर आप एक छोटे से उदाहरण से इसको समझिए कि अगर ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के, पुर्तगाल के, यहाँ के लोग अगर ग्रीनलैंड जा रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है, कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक जलवायु परिवर्तन का अर्थ यह है अगर ये नीचे वाले लोग ऊपरी अक्षांश में जा रहे हैं तो यही संभावना हो सकती है कि ये गर्म अवस्था रहा होगा, तो गर्मी से बचने के लिए लोग माइग्रेट करके किधर जाएंगे, ठंड क्षेत्र की ओर जाएंगे। जैसे भारत में भी देखते हैं ना आप, जैसे जून जुलाई सब गर्मी का महीना आता है, लोग पर्यटन करने के लिए हिमालय की ओर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये तो क्षणिक होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिनों का होता है। इसको हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में नहीं रखेंगे। ये तो मान लीजिए कि एक तरीके से पर्यटन है, प्रवास के लिए, या प्रवास पर्यटन का है। लेकिन ये बड़ी संख्या में लंबे समय तक ग्रीनलैंड में जाकर ये लोग बसे थे। तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां उष्ण गुजरी होगी, जिसके कारण ये लोग उच्च अक्षांशों की ओर क्या किए होंगे, मूव किए होंगे। जैसे आप देखते हो ठंड पड़ती है तो हम लोग पढ़े ना कि साइबेरियन क्रेन जो होता है वो साइबेरिया से किधर आता है, भारत की ओर। ठंड से बचने के लिए संसाधन कम हो जाते हैं, उसके कारण के बर्फ से आच्छादित भूमि हो जाती है, तो वहां पर उनका सरवाइव करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो फिर वो 2 3 4 महीने के लिए क्या होते हैं, भारत की ओर आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं, उसी कारण से। तो ठीक अगर ब्रिटेन के लोग, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली सब के लोग जा रहे हैं ऊपरी अक्षांशों में, इसका अर्थ यही निकाला जाएगा कि शायद उष्ण युग था जिसके कारण ये लोग ऊपरी अक्षांशों में जा रहे थे।
फिर अगला पॉइंट लिखिए लिखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में भी यूरोप ने 17वीं 18वीं शताब्दी में भी यूरोप ने लघु हिमयुग को अनुभव किया था। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप ने लघु हिमयुग को अनुभव किया था। लघु हिमयुग को अनुभव किया था। फिर अगला पॉइंट लिखिए वनस्पति के तनों में पाए जाने वाले वलय से भी वनस्पति के तनों में पाए जाने वाले वलय से भी जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। वलय से भी जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। वनस्पति के तनों में वलय होता है ना जी, तो आप देखते होंगे ना कि जब लकड़ी काटी जाती है तो उसमें रिंग टाइप का मिलता है, रिंकल्स टाइप का, उसी को क्या कहते हैं, वलय। इससे एज की गणना हो जाती है। और ये जो बलाय होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर वृक्ष में बलाय दूर दूर हो और बड़े बड़े हो तो परिस्थितियां आर्द्र रही होगी, और अगर सॉरी शुष्क रही होगी। और अगर बलाय जो है सो क्या हो, एक दूसरे से नज़दीक हैं, तो फिर वो परिस्थितियां क्या रही होगी, आर्द्र रही हो। ऐसा वैज्ञानिकों ने यूएसए के कैलिफोर्निया के जंगलों में अध्ययन करके निकाला है कि अगर वृक्ष के वलय छोटे दूर दूर ड्राई कंडीशन, वृक्ष के वलय बड़े एक दूसरे से नजदीक, तो आर्द्र परिस्थितियों से ये क्षेत्र गुजरा होगा। तो वृक्ष में पाए जाने वाले वलय जो होते हैं वो भी जलवायु परिवर्तन के हमें क्या होते हैं, प्रमाण देते हैं। इस पर प्रश्न पूछेगा यूपीपीसीएस में, इस पर प्रश्न आया भी हुआ है। इनमें से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें देते हैं। 17 या 18 का पेपर आप देखोगे यूपीपीसीएस का मिलेगा। यूपीएससी में वैसे एविडेंसेज पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने वाले वर्षों में आ सकता है। तो हमने दोनों देख लिया कि कुछ हमें प्रेजेंट समय में भी मिलता है और पास्ट काल में भी प्रमाण इसके मिलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इस पर तो आपका कलम चलेगा। जलवायु देखो, हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना। तो क्या है कारण जलवायु परिवर्तन के, एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे, तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आप बताइए एक कारण जलवायु परिवर्तन का क्या है। जलवायु पर इस पर तो आप पेपर, मैगजीन, किताब सब, और जब भी आप आंसर राइटिंग करते होंगे तो ये शब्द जरूर डाल देते होंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। क्या है, आप बताइए एक कारण। अच्छा, सोचना पड़ेगा। अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करना, ठीक है। उद्योगों का विस्तार, तो उद्योगों के विस्तार से क्या हो रहा है। हम्म, अच्छा, आप बताइए। फसलों पे, फसलों में रसायनों का ज्यादा उपयोग, ठीक है। आप बताइए, एक एक पॉइंट सबको बताना है, क्या कारण है, आप बताइए क्या कारण है जलवायु परिवर्तन। पढ़े होंगे ना किताब कॉपी से। हम्म, वाहनों का अधिक प्रयोग करना, ठीक है। आप बताइए। नहीं, वो तो है, मतलब वो तो कौन, लेकिन इसका कारण क्या है, कारण क्या है, वो तो आप जान गए कि जलवायु परिवर्तन वार्मिंग कूलिंग है, बट उस वार्मिंग कूलिंग का कारण हम पूछ रहे हैं अब। आप बताइए। अत्यधिक औद्योगिकरण, ठीक है। आप भी बताइए। हवा, नमी के कारण, आप बताओ जी। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, ठीक है, ये एक रेलिवेंट। विकास और डेवलपमेंट अधिक करना, मतलब विकास भी और डेवलपमेंट भी अधिक करना है ना। आप बताओ जी। आप ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, आप बताओ। अच्छा, संसाधनों का अधिक, हाँ, तो वनों की कटाई बिल्कुल सही है। आप बताओ। कचरा जलाना, वो भी ठीक है। आप बताओ जी।
बोलो बोलो। कृषि और पशुपालन, आप बताइए। हाँ हाँ। अपशिष्टों का बेहतर निस्तारण ना कर। औद्योगिकरण। माइनिंग, माइनिंग से क्या होता है? अच्छा ठीक है, आप बताइए। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का बढ़ना, ठीक है, आप बताइए। अत्यधिक बसावट, आप बताइए जी। हाँ। बढ़ते शहरीकरण। और आपने सोच लिया। जीवाश्म ईंधन का दहन, तो ये तो आप सब जानते ही हैं, तो इसमें हमें चलना पड़ेगा क्या? पहला लिखिए खगोलीय कारण। खगोलीय कारण। खगोलीय कारणों में जलवायु परिवर्तन का एक जो कारण है, इसको हम कहते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन या बदलाव, है ना। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन या बदलाव से क्या है? तो अभी तो हम वो बताएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है ना, क्योंकि ये सब तो किताबों में मिलेगा नहीं, ना कोई पढ़ाता भी है। तो अभी थोड़ा देर कुछ धैर्य रखना है। बाकी आपने जो लिखाया है ना, वो बनों की कटाई, वो सब भी आ जाए। वो लिंक कहाँ होगा वो हम कर लेंगे आगे। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड पर देखिए। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन का अर्थ है कि सामान्य रूप से ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर है। पृथ्वी का जो अक्ष है, ये पृथ्वी के अक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव बनता है, ये कोण बनता है कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का। तो हम ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है उसका, या पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे, जो उसका अक्ष तल है, उस अक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री का। इसलिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हम मानते हैं कितना है? 23.5 डिग्री का। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो है ये फिक्स नहीं है, और ये अक्ष जो है इसका बदलते रहता है। और ये जो बदलाव होता है, ये लगभग 22 डिग्री से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो इसका बदलाव होता है ना, लगभग 22 डिग्री से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक होता है। और इसके एक चक्र को पूरा होने में लगभग 41,000 या 42,000 वर्षों का समय लग जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। अगर अक्ष 23.5 डिग्री से 22 डिग्री की ओर जाएगा तो क्या होगा? दोनों गोलार्ध में तापमान लगभग समान होगा या अंतर ज्यादा होगा? क्या होगा? समान होता जाए, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष क्या हो रहा है ना, सीधा हो रहा है। ऐसे होगा तो अंतर ज्यादा होगा। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधा होते जाएगी तो क्या होगा? दोनों गोलार्ध में तापीय दशा लगभग एक जैसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री से 24 डिग्री की ओर होगा तो क्या होगा? एक गोलार्ध में तापमान ज्यादा जाएगा और दूसरे गोलार्ध में तापमान क्या होगा? कम जाएगा। तो पृथ्वी के इस अक्षीय झुकाव का फर्क यही होता है कि इस पर कुछ विद्वान हैं, अभी आपको दिखाएंगे, वो कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर डगमग कर रही है ना। आपने कुम्हार का चाक देखा है? तो आप देखते हो वो चाक जो होता है जिस पर वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कील पर है, और कील पर वो फिक्स नहीं रहता, डगमग करते रहता है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर डगमग कर रही है, और इस डगमगाहट के कारण क्या है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव फिक्स नहीं है, ये बदलते रहता है। 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री 27 मिनट या 24 डिग्री 5 मिनट तक जाता है। सिंपल से इस पॉइंट का निष्कर्ष ये है कि जब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अब आप देखो ये अभी 23.5 है ना, 22 की ओर जाएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? अपने अक्ष पर सीधी खड़ी हो जाएगी।
और सीधी खड़ी हो जाएगी तो सूर्य ताप जितना उत्तरी गोलार्ध में जाएगा उतना ही क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोनों गोलार्ध में तापीय विषमता या अंतर कम होगा। लेकिन अगर ये अक्ष 23, 23.5 से 24 की ओर जाएगा तो फिर दोनों गोलार्ध में ऋतुवत और तापमान का अंतर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। इसी तरीके से एक और चीजें हैं, इस दोनों को पहले समझ। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो ऑर्बिट है ना, वो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर इलेप्टिकल मूव करती है ना। इलेप्टिकल मूव करती है तो इलेप्टिकल मूवमेंट में क्या होगा कि जब पृथ्वी इस इलेप्टिकल मूवमेंट में सबसे दूर होगी तो तापमान क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि दूर है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट पर पृथ्वी अगर सैद्धांतिक सर्कुलर और यानी कि सैद्धांतिक इलेप्टिकल ऑर्बिट से अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में आती हो तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। आती है, आप ये समझिए कि पृथ्वी जो है जब अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में होगी तो सूर्य से क्या होगा, दूर, और दूर होने के कारण इनको तापमान क्या होगा, कम मिलेगा। हम उपसौर अपसौर की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखेंगे। और अगर पृथ्वी अपने सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाए तो सर्कुलर ऑर्बिट में आने का अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य के क्या हो जाएगी, काफी नजदीक हो जाएगी, तो उसको तापमान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर डगमग करती है, इसलिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का रोटेशन फिक्स, परिक्रमण फिक्स नहीं होता है। हर एक परिक्रमण में कुछ न कुछ उसका ऑर्बिट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे आप एक कील ले लीजिए और इसमें एक बैंगल्स डाल दीजिए, अब उसको आप घुमाइए, क्या वो बैंगल्स हर एक बार एक ही सर्किल पर आएगा, नहीं आएगा। हर एक बार उसका कुछ ना कुछ सर्किल क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी जो है सो सर्कुलर से इलेप्टिकल और इलेप्टिकल से सर्कुलर ऑर्बिट में आती है। और ये जो सर्कुलर से इलेप्टिकल और इलेप्टिकल से सर्कुलर ऑर्बिट में जाना होता है, ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता, कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। और इस इसेंट्रिसिटी के होने में लगभग 95,000 वर्षों का समय लगता है, या 1 लाख वर्षों का समय लगता है। ये जो 95,000 1 लाख वर्ष का समय है, ये जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर पृथ्वी सबसे दूर वाले ऑर्बिट में है तो पृथ्वी को सूर्य तक की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी, वो कूलिंग की ओर ले जाएगा पृथ्वी को। और जब पृथ्वी इलेप्टिकल से सर्कुलर की ओर आएगी और सर्कुलर में पूर्णता आ जाएगी तो सूर्य से क्या हो जाएगी, काफी नजदीक हो जाएगी, तापमान ज्यादा मिलेगा, वार्मिंग का वो फेज होगा। वैज्ञानिकों ने खगोलीय गणना करके ये निष्कर्ष निकाला है कि अभी पृथ्वी अपने सर्कुलर ऑर्बिट में है, और सर्कुलर ऑर्बिट में होने के कारण उसको तापमान ज्यादा मिल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्राकृतिक कारण भी है। ये सारी जानकारी जो है हमें रूस के एक साइबेरियन साइंटिस्ट ने दिया है, जिनका नाम है मिलैंकोविच। तो इसको थोड़ा सा मगर हम, कहाँ गए भैया, इसका कहाँ गया कीबोर्ड, ये है गया, ये आ ही नहीं ना, लिखने वाला आएगा तभी तो। हम्म। क्यों है भाई ऐसे। यही है। मिलैंकोविच साइकिल है ना, इसमें दोनों चीजें दिखाई गई है। आप देखो कि जो एक्सेस प्रेसेशन है ये बदलता है। जैसे ये अक्ष का झुकाव है, लेकिन ये एक्सिस प्रेसेशन क्या होता है, बदलता है। क्यों, क्योंकि अक्ष फिक्स होता नहीं है।
और ये इसेंट्रिसिटी है, ये पृथ्वी का क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और ये पृथ्वी का क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ये एक रूस के साइबेरियन साइंटिस्ट हैं, इनका कहना है कि ये दोनों घटनाएं होती है और जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा। तो ये जो इसेंट्रिसिटी है, यानी कि जो सर्कुलर से इलेप्टिकल के बीच का है, इसी को हम पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता कहते हैं। और ये जो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता है, इसके एक सर्किल को पूरा होने में लगभग 1 लाख वर्षों का समय लगता है, या लगभग 95,000 वर्षों का समय लगता है। इसी के नाम पर हम इसको मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। तो पीटी में कभी होगा कि इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन का कारण है, उसमें एक ऑप्शन अगर आ जाए मिलैंकोविच साइकिल, तो वो क्या होगा, सही होगा। मिलैंकोविच साइकिल जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्यों? क्योंकि मिलैंकोविच साइकिल क्या कहता है कि पृथ्वी अपने सर्कुलर से इलेप्टिकल और इलेप्टिकल से क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में आती है, और उसके होने में कितना समय का लगता है, लगभग 95,000 या 1 लाख वर्षों का समय लगता है। तो ये प्राकृतिक कारण है जो जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो आप नीचे में लिखिए, पहला क्या लिखाया गया है। पहला है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे और ये डायग्राम भी बना लेंगे। क्या? वही तो बोल रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए आपको उदाहरण देना, कुम्हार का अक्ष है, कुम्हार के अक्ष पर वो क्या होता है, डगमग कर रहा है। तो इसीलिए पृथ्वी का अक्ष फिक्स नहीं है, वो उस पर डगमग कर रहा है। अब आपके मन में आपको याद होगा, अगर पृथ्वी डगमग करे तो हम क्यों नहीं डोल रहे हैं, है ना। हाँ, ये सब दिमाग में नहीं लाना है, लिखेंगे इसको। लिखेंगे इसमें। नहीं, सर ने कमेंट का जवाब दिया है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो आपको नहीं पता चल रहा होगा। अभी तक हम आपका कमेंट पढ़े नहीं थे, अब पढ़ रहे हैं। अब आप लिखिए क्या आपके कमेंट हैं। ये पी क्यू क्या होता है? लिख रहे हैं कि पी क्यू केवल ऑफलाइन वालों के लिए है। पी क्यू क्या होता है? एक तो पी वाई क्यू एस होता है, और एक पी क्यू क्या होता है? पर्सनल क्वेश्चन भी कोई होता है? सर नोट्स क्लास का कैसे बना है? ये नोट्स ही है, हम जो आपको लिखा रहे हैं इसको अब कितना आप सिनॉप्सिस कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए आपकी क्लास लेट से चली है, बट जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक पर हम लोग हैं। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है। चलो। तो लिखिए इसमें पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन, पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष तल पर, एक्सिस प्लेन, पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 66.5 डिग्री का, अपने अक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए, इसलिए उसका अक्षीय झुकाव, इसलिए उसका अक्षीय झुकाव, इसलिए उसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री का बनता है। इसलिए उसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री का बनता है। देखिए परंतु रूस के साइबेरियन वैज्ञानिक,
परंतु रूस के साइबेरियन वैज्ञानिक मिलैंकोविच के अनुसार रूस के साइबेरियन वैज्ञानिक मिलैंकोविच के अनुसार परंतु रूस के साइबेरियन वैज्ञानिक मिलैंकोविच के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर डगमग कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर डगमग कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर डगमग कर रही है, जिसके कारण अक्ष पर डगमग कर रही है, जिसके कारण पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में जिसके कारण पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में जिसके कारण पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में 22 डिग्री से 24 डिग्री 5 मिनट तक का परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में 22 डिग्री से 24 डिग्री 5 मिनट तक का परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन होते रहता है। अगला पॉइंट इसी में देखिए, जब अक्षीय झुकाव 22 डिग्री की ओर जाता है या जाएगा, जब अक्षीय झुकाव 22 डिग्री की ओर जाएगा, जब अक्षीय झुकाव 22 डिग्री की ओर जाएगा, तो दोनों गोलार्ध में तो दोनों गोलार्ध में तापमान का अंतर कम होगा। तो दोनों गोलार्ध में तापमान का अंतर कम होगा। तो दोनों गोलार्ध में तापमान का अंतर कम होगा। और जब अक्षीय झुकाव 24 डिग्री की ओर होगा, जब अक्षीय झुकाव 24 डिग्री की ओर होगा, तो दोनों गोलार्ध में तापीय अंतर तो दोनों गोलार्ध में तापीय अंतर अधिक होगा। तो दोनों गोलार्ध में तापीय अंतर अधिक होगा, जो जलवायु परिवर्तन का तापीय अंतर अधिक होगा, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। लिखिए एक पॉइंट और, देखिए यह चक्रीय रूप से घटित होता है। यह चक्रीय रूप से घटित होता है, यानी कि 22 से 24 और 24 से 22, यह चक्रीय रूप से घटित होता है। और एक चक्र को पूरा करने में लगभग 41,000 वर्षों का समय लगता है। एक चक्र को पूरा करने में लगभग 41,000 वर्षों का समय लगता है। लगभग 41,000 वर्षों का समय लगता है। तो ये हो गया एक कारण। दूसरा खगोलीय कारण में पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता। पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे। इस डायग्राम को भी बना लेंगे। पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता, और इस डायग्राम को बना लेंगे, है ना। यही है कक्षा की उत्केंद्रता, जिसका अर्थ है मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम। बन गया। लिखेंगे इसमें भी पहला पॉइंट। देखिए, सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी
सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, परंतु परंतु मिलैंकोविच के अनुसार परंतु मिलैंकोविच के अनुसार परंतु मिलैंकोविच के अनुसार पृथ्वी पृथ्वी अपने सैद्धांतिक अपने सैद्धांतिक परंतु पृथ्वी अपने सैद्धांतिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा से अपने सैद्धांतिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा से वृत्तीय कक्षा में भी आती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा से वृत्तीय कक्षा में भी आती है। वृत्तीय कक्षा में भी आती है। अगला पॉइंट, लेकिन इस कक्षीय परिवर्तन में इस कक्षीय ऑर्बिट परिवर्तन में लगभग इस कक्षीय परिवर्तन में लगभग 95,000 ब्रैकेट में 1,00,000 लगभग 95,000 या 1,00,000 वर्षों का समय लगता है। लगभग 95,000 या 1,00,000 वर्षों का समय लगता है। लगभग 95,000 या 1,00,000 वर्षों का समय लगता है, जिसे मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। जिसे मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं। जिसे मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं, मिलैंकोविच चक्र कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जब पृथ्वी वृत्तीय कक्षा में होगी जब पृथ्वी वृत्तीय कक्षा में होगी जब पृथ्वी वृत्तीय कक्षा में होगी तो सूर्य के नजदीक होने के कारण तो सूर्य के नजदीक होने के कारण तो सूर्य के नजदीक होने के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की अवस्था होती है। सूर्य के नजदीक होने के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की अवस्था होती है, यानी भूमंडलीय तापन की अवस्था होती है। और जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है और जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है और जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है तो सूर्य से दूर होने के कारण तो सूर्य से दूर होने के कारण सूर्य से दूर होने के कारण भूमंडलीय शीतलन की घटनाएं होती है। भूमंडलीय शीतलन की घटनाएं होती है। भूमंडलीय शीतलन की घटनाएं होती है। ठीक है। जलवायु खगोलीय कारण में ही तीसरा कारण होगा जलवायु परिवर्तन का, जिसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत या विचार, है ना। सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत या विचार। तो जलवायु परिवर्तन में हम लोग हैं और उसमें हम लोग कारण पढ़ रहे हैं ना। तो कारण में हम लोगों ने पहला कारण क्या उठाया था? खगोलीय कारण। खगोलीय कारणों में पहला हमने क्या देखा कि जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है उसमें समय के साथ बदलाव होता है, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण है। और पृथ्वी के इस अक्षीय झुकाव में मानव का कोई योगदान खास
पहले नहीं। अब चूंकि इस पर चर्चा है कि जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र का जल विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, तो शायद पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है परिवर्तित हो रहा है। अभी अगर हो रहा है तो उस पर कुछ मानवीय क्रियाओं का भी होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब आइस मेल्टिंग होगी पृथ्वी के विभिन्न भागों में द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, वजन में परिवर्तन होगा, और उस द्रव्यमान परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव पर जरूर जाता है। तो अब चूंकि पिछले बार 2025 में इस पर क्वेश्चन भी था पीटी में, आपने देखा होगा कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में बदलाव की बात की जा रही है, तो वो हो रहा है। इसका एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि भूमिगत जल जो अधिक दोहन किया गया है, उस दोहन के कारण भी संभावित अक्षीय झुकाव में बदलाव हो रहे हैं। तो दोनों कारण हैं जो अभी मानवीय कारणों में गिना जाएगा। एक फिर से हमने क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र में द्रव्यमान में संतुलन में अंतर आएगा, क्योंकि ध्रुवों के पास जो बर्फ है वो पिघलेगा तो जल बनेगा, और वो जल ठंडे जल के रूप में क्या होगा, विषुवत रेखा की ओर आता है। तो निस्संदेह इससे जो द्रव्यमान संतुलन है वो क्या होगा, चेंज होगा, और उसका अक्षीय झुकाव पर फर्क जाएगा। अगर संभावित कारणों में कभी प्रश्न पर आ गए तो ये जरूर लिखेंगे। और दूसरा क्या हो रहा है कि शायद भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण भी पृथ्वी का अक्षीय टिल्टेशन पर वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है, वो जा रहा है ना। तो एक तो वो हमने देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है वो फिक्स नहीं है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो इलेप्टिकल से सर्कुलर और सर्कुलर से इलेप्टिकल में। कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब पृथ्वी सर्कुलर ऑर्बिट में होगी तो सूर्य के क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे, तो आपको तापमान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तापमान ज़्यादा मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो वार्मिंग की घटना होगी। और जब आप इलेप्टिकल ऑर्बिट में हैं तो सूर्य से क्या है, दूर हैं तो आपको तापमान क्या होगा, कम मिलेगा, तो ग्लोबल कूलिंग की ओर वो आपको ले जाएगा। अब उसी में तीसरा है सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत। सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत को हम दो तरीके से समझेंगे, और दो तरीके से क्या समझेंगे कि एक, अगर पृथ्वी के जो वायुमंडल हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी का अर्थ है ना, और ये पृथ्वी का क्या हो जाए, वायुमंडल है। तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस पृथ्वी के वायुमंडल में अगर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो जाए जो या तो पृथ्वी के ऊपर सौर ताप की पहुंच को कम कर दे, या फिर सौर ताप की पहुंच को क्या कर दे, बढ़ा दे, ये भी हो सकता है। और दूसरा, अगर मैं इसे सूर्य मान लूं, तो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा आता है, इस विकिरण ऊर्जा में भी क्या हो सकता है, कुछ बदलाव हो जाए। वायुमंडल में नहीं, अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिसके कारण विकिरण ऊर्जा में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो ये दोनों ही चीजें क्या कर सकती है, पृथ्वी पर तापमान में बदलाव ला सकता है। सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत को ध्यान से समझेंगे, अभी लिखने की कोई जरूरत है नहीं। आप ये समझिए कि ये वायुमंडल है और ये क्या है, अंतरिक्ष है। तो कुछ अंतरिक्ष में ऐसी चीजें हो जो या तो सौर ऊर्जा की मात्रा को पृथ्वी पर आने से बढ़ा दे, तो तापमान ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वार्मिंग हो सकता है। और ये हो सकता है कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो जो तापमान को आने से कम कर दे, तो वो क्या हो सकता है। दूसरा हमने क्या कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी चीजें हो जो सौर विकिरण की मात्रा को पृथ्वी पर पहुंचने से रोके, या कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो सौर विकिरण की मात्रा को ज्यादा पहुंचा दे। एक, तीसरा, सूर्य के सतह पर भी अगर कुछ हो जाए, और अगर इस सतह पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो जाए जो तापमान को घटाए या बढ़ाए, तो फिर क्या हो सकता है कि पृथ्वी पर भी आने वाली ताप की मात्रा में बदलाव हो सकता है। आप समझो कि अगर सतह का तापमान बढ़ जाए, अगर सतह का तापमान बढ़ेगा तो आने वाली ताप की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हो सकता है पृथ्वी को ये उष्ण अवस्था की ओर ले जाए। और अगर सतह से तापमान ही रेडिएट कम हुआ, तो ऊर्जा की नेट अमाउंट पृथ्वी तक आते आते भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या कर सकता है, ग्लोबल कूलिंग कर सकता है। तो तीन जगह पर परिवर्तन। एक, सूर्य के सतह या उसके अंदरूनी भागों में कुछ ऐसी क्रियाएं हो जो फोटोस्फीयर के तापमान को बढ़ाए या घटा दे। बढ़ेगा तो आने वाली ताप की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, वार्मिंग।
घटा तो आने वाली ताप की मात्रा घटेगी, कूलिंग। दूसरा, अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीजें हो जो या तो सौर विकिरण की मात्रा को बढ़ा दे या सौर विकिरण की मात्रा को कम कर दे। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसा हो जो सौर विकिरण की मात्रा को कम कर दे या ज्यादा कर दे। ये तीनों ही चीजें वार्मिंग और कूलिंग की ओर पृथ्वी को ले जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाए इसमें, सूर्य के सतह पर। अब मुझे लगता है कि आप इसको मैं लिखूंगा तो आप समझ, क्या सूर्य के सतह पर सौर कलंक से कुछ होता है, पढ़े है ना? तो सौर कलंक से हमने क्या पढ़ा है, दो भाग होते हैं ना सौर कलंक के, सौर कलंक की बढ़ती हुई संख्या और सौर कलंक की घटती हुई संख्या। हमने पढ़ा है जब सौर कलंक की संख्या बढ़ती है तो सूर्य का दैहिक उत्सर्जन बढ़ता है। तो अगर सौर कलंक की संख्या के समय सूर्य का दैहिक उत्सर्जन बढ़ा तो आने वाली ताप की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। संभव है कि ये पृथ्वी को किधर ले जाए, उष्ण अवस्था की ओर ले जाए। और जब यहाँ पर सौर कलंक की संख्या घटती तो सोलर एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आने वाली ताप की मात्रा क्या हो जाती है, कम। तो सौर कलंक का चक्र जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये भी ध्यान रखेंगे कि इस सौर कलंक से ना तो तापमान इतना बढ़ेगा और ना ही तापमान इतना कम होगा कि पृथ्वी पर वार्मिंग और कूलिंग होगा। लेकिन अगर सौर कलंक का भी चक्र हो और कुछ अन्य जो जलवायु परिवर्तन के कारण है वो भी उससे जुड़ जाए तो निसंदेह पृथ्वी पर जो है सो जलवायु परिवर्तन होगा। अगर प्रीलिम्स में कभी ये पॉइंट पिक करना पड़े कि सौर कलंक जलवायु परिवर्तन का कारण है या नहीं, तो निसंदेह वो कारण है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो वो सतह की प्रक्रिया है, याद आया, समझ में आया, सतह पर। दूसरा, अगर हम मान लें कि सतह से चले आगे, अब आ जाते हैं अंतरिक्ष की प्रक्रियाओं में। अगर अंतरिक्ष में मान लो कि एक धूलकण होता है जिसको हम कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय धूलकण कहते हैं। तो अगर मान लो सूर्य का विकिरण पृथ्वी के लिए आ रहा है और इस विकिरण के मार्ग में धूलकण की मात्रा ज्यादा हो जाए, क्या होगा इसका प्रभाव, धूलकण जो है सौर विकिरण को क्या करेगा, अधिक प्रकीर्णित करेगा। जितना ही धूलकण होगा उतना ही सौर विकिरण प्रकीर्णित होगा और उसकी आने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ये धूलकण कम है तो क्या होगा, ये विकिरण ज्यादा पहुंचेगा। 2017 में वैज्ञानिकों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रह्मांड में इंटरस्टेलर डस्ट है। इंटरस्टेलर डस्ट कुछ और नहीं है, ये धूलकण किसका होगा, क्षुद्र ग्रह का होगा, उल्काओं का होगा, धूमकेतु का होगा, उन्हीं सब का ये क्या होगा, जो है सो डस्ट है। अब ये डस्ट जितना ही अधिक होगा सौर विकिरण उतना ही वापस जाएगी और आने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अंतरिक्षीय प्रभाव है। अब ये जो डस्ट है ना, चूंकि अंतरिक्ष में है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको आप ब्रह्मांडीय डस्ट कहें, अंतरिक्षीय डस्ट कहें, कॉस्मिक डस्ट कहें, सब चलता है। ये जो डस्ट होते हैं अगर आकाश गंगाओं के बीच पाया जाए, वैसे भी आप पढ़ें कि आकाश गंगा धुलकन और हाइड्रोजन के बादल ही होते हैं। अगर ये आकाश गंगाओं के व्योम में है तो उसको इंटरगैलेक्टिकल डस्ट कहा जाता है। अगर ये ताराओं के बीच में है तो इंटर स्टार डस्ट कहेंगे। अगर ये ग्रह के इर्द गिर्द है तो इंटरप्लेनेटरी डस्ट कहते हैं इसको। जैसे शनि में, बृहस्पति में रिंग पाया जाता है, वो रिंग क्या है, कुछ नहीं, क्लाउड का और धूलकण का क्या है, बादल है जो उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा पाया। तो अब वो क्लाउड डस्ट अधिक है तो वहां तक सोलर इंसुलेशन की रिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे जाते हैं इंसुलेशन का इम्पैक्ट क्या होते जाता है, कम। तो अगर कॉस्मिक डस्ट अधिक है तो विकिरण की मात्रा कम होगी, अगर कॉस्मिक डस्ट कम है तो विकिरण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर पृथ्वी के समताप मंडल में एरोसोल की मात्रा ज्यादा हो जाए, धूलकण ज्यादा हो जाए, है ना, अगर एरोसोल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये भी सौर विकिरण का क्या करेंगे, प्रकीर्णन ही करते हैं ना। तो अगर एरोसोल की मात्रा ज्यादा हो जाए समताप मंडल में खासकर, तो पृथ्वी पर सौर विकिरण की पहुंच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एरोसोल के कण सौर विकिरण का क्या करेंगे, प्रकीर्णन करते हैं। अगर एरोसोल का कण नहीं है तो विकिरण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा आ जाएगी। और तो ये किससे जुड़ा हुआ, पृथ्वी के वायुमंडल से जुड़ा हुआ। एक अन्य प्रक्रिया है जो है, अब इसको हम जलवायु विषुव कहेंगे, है ना।
तो जलवायु विषुव का क्या संबंध है इससे? जलवायु विषुव जो होता है ना, ये टर्म है, बाकी आप जानते हैं। जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन होता है जब पृथ्वी या तो सूर्य के नजदीकतम होगा या दूरतम होता है, उसी को जलवायु विषुव कहते हैं। क्या कहे हम कि जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन है जब पृथ्वी या तो सूर्य के नजदीक है या सूर्य के दूर है। तो आप पढ़े हैं ना इसको कि नहीं पढ़े? यही उपसौर अपसौर है ना जी, कि जब नजदीक है तो उपसौर है और जब दूर है तो वो क्या है, अपसौर है। और हमने पढ़ा है इस स्थिति में दोनों गोलार्ध में लगभग 7% ऊर्जा का अंतर आता है, याद है ना कुछ? तो 7% ऊर्जा का अंतर है, इसका भी फर्क जरूर पड़ता है। तो आप लिखेंगे इसमें सौर ऊर्जा प्रकरणित सिद्धांत में पहला हेडिंग बनाइए सूर्य के सतह, और इसमें लिखिए सूर्य के सतह है ना, सूर्य के सतह इसमें लिखेंगे अंडरलाइन करके। देखिए यदि सूर्य के बाहरी सतह यदि सूर्य के बाहरी सतह पर सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, सौर कलंक सनस्पॉट सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, तो यह भी सौर कलंक की उत्पत्ति होती है तो यह भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। तो यह भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, यह भी जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरा अंतरिक्षीय, अंतरिक्षीय है ना, अंतरिक्षीय अंतरिक्षीय इसमें लिखेंगे। देखिए यदि यदि अंतरिक्ष में धूलकण अधिक हो, यदि अंतरिक्ष में धूलकण अधिक हो तो यह सौर विकिरण को धरातल पर आने से सौर विकिरण को धरातल पर आने से रोकती है, रोकती है, रोकती है। दूसरा पॉइंट लिखिए ये धूलकण उल्काओं ये धूलकण उल्काओं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के होते हैं, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के होते हैं, क्षुद्र ग्रह के होते हैं, क्षुद्र ग्रह के होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए यदि ये धूलकण आकाश गंगा अगर ये धूलकण आकाश गंगा के मध्य हो तो उसे इंटर गैलेक्टिकल धूलकण कहते हैं, तो उसे इंटर गैलेक्टिकल धूलकण कहते हैं। गैलेक्सी को कहते हैं ना, गैलेक्सी से शब्द क्या हुआ, गैलेक्टिकल, इंटर गैलेक्टिकल धूलकण कहते हैं। उसी में कॉमा देखे, लेकिन यदि यह तारों के मध्य हो तो उसे अंतर तारकीय धूलकण कहते हैं, तो उसे अंतर तारकीय धूलकण कहते हैं, तो उसे अंतर तारकीय धूलकण कहते हैं। और यदि यह ग्रहों के इर्द गिर्द हो तो अंतर्ग्रहीय धूलकण कहते हैं।
तो वो अंतर्ग्रहीय धूलकण कहते हैं। तो अंतर्ग्रहीय धूलकण कहते हैं। तो पहला क्या था, सूर्य के सतह का संबंध। दूसरा क्या था, अंतरिक्ष में। तीसरा वायुमंडल, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय अंडरलाइन कर देंगे और इसमें लिखेंगे। देखिए, यदि पृथ्वी के समताप मंडल में यदि पृथ्वी के समताप मंडल में धूलकण या एरोसॉल की मात्रा अधिक हो जाए, धूलकण या एरोसॉल की मात्रा अधिक हो जाए, तो वह सौर विकिरण को धरातल पर आने से रोकता है, कम करता है। तो वह सौर विकिरण को धरातल पर आने से रोकता है, कम करता है। तो वह सौर विकिरण को धरातल पर आने से रोकता है, कम करता है। ठीक है। तो पहला क्या था, सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत में सूर्य के सतह का क्या संबंध है। दूसरा अंतरिक्ष का क्या संबंध है। तीसरा वायुमंडलीय। चौथा लिखेंगे अन्य कारक, अन्य कारक, अन्य कारक। अन्य कारकों में लिखेंगे पहला पॉइंट लिखिए, अन्य कारक है ना, तो अन्य कारकों में पहला पॉइंट ए बना दीजिए। इसमें लिखिए जलवायु विषुव, जलवायु विषुव, जलवायु विषुव। इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसमें लिखेंगे। देखिए, जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन है, जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन है जब पृथ्वी, जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन है जब पृथ्वी या तो सूर्य के नजदीकतम, या तो पृथ्वी सूर्य के नजदीकतम ब्रैकेट में उपसौर, नजदीकतम या दूरतम, या दूरतम ब्रैकेट में अपसौर, दूरतम होती है, दूरतम होती है। एक पॉइंट और इसी में, लेकिन इससे दोनों गोलार्ध में, इससे दोनों गोलार्ध में, इससे दोनों गोलार्ध में 7%, 7%, इससे दोनों गोलार्ध में 7% विकिरण ऊर्जा का अंतर आता है। 7% विकिरण ऊर्जा का अंतर आता है, विकिरण ऊर्जा का अंतर आता है। एक बी पॉइंट भी लिखिए, जलवायु दबाव, क्लाइमेटिकल फोर्सिंग, जलवायु दबाव। देखिए, यदि वायुमंडल में, यदि वायुमंडल में समय के साथ, यदि वायुमंडल में समय के साथ ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में, यदि वायुमंडल में समय के साथ ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में परिवर्तन हो, ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में परिवर्तन हो, तो उसे, ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे जलवायु दबाव कहते हैं। तो उसे जलवायु दबाव कहते हैं, तो उसे जलवायु दबाव कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, जो दो प्रकार का होता है, जो दो प्रकार का होता है। तो डैश देके पहला सकारात्मक जलवायु दबाव, सकारात्मक जलवायु दबाव, सकारात्मक जलवायु दबाव इसमें लिख देंगे। इसका अर्थ वायुमंडल में,
इसका अर्थ वायुमंडल में GHG का बढ़ना है। इसका अर्थ वायुमंडल में GHG क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना है। तो अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस बढ़े तो ये क्या करेगा? वार्मिंग की ओर ले जाएगा ना। तो ये है। और दूसरा होता है नकारात्मक जलवायु दबाव। नकारात्मक जलवायु दबाव। नकारात्मक जलवायु दबाव, निगेटिव क्लाइमेटिकल फोर्सिंग, इसमें लिख देंगे। देखिए, यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी आ जाए या कमी आए, यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी आए, तो यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी आएगा तो क्या होगा? कूलिंग की ओर पृथ्वी को ले जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ना, शुरुआत में कहाँ से चले थे? जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमने ये जान लिया, बहुत सरल तरीका से है। सामान्य अर्थ क्या होगा, थोड़ा तकनीकी संदर्भों में जाएंगे तो क्या होगा, और फिर उसका फाइनल कंक्लूजन है 3-4 लाइनों में। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए कि जलवायु परिवर्तन का हमारे पास एविडेंसेज क्या है, हम कैसे मानेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमने देखा कि दो प्रकार का हमारे पास एविडेंसेज है। कुछ पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एज है उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के पास्ट काल में भी हुए हैं। और वर्तमान में भी बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिया जिससे ये प्रमाणित होता है कि आज भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए? जलवायु परिवर्तन के कारणों पर। तो कारणों को हमने टॉपिक के फॉर्मेटिंग में ही लिखा था कि 3 प्रकार का होगा: खगोलीय कारण, पार्थिव कारण और मानवीय कारण। तो अभी हम जलवायु परिवर्तन के किस कारणों में थे? खगोलीय कारणों। खगोलीय कारणों में जो पहला पॉइंट था वो क्या था? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। वो क्या है, कितने से कितने डिग्री का होता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। दूसरा था पृथ्वी के ऑर्बिट में परिवर्तन। तो पृथ्वी का ऑर्बिट परिवर्तन क्या है, उसमें कितने दिन लगते हैं, और उस ऑर्बिट परिवर्तन का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध होगा। कॉमन कॉन्सेप्ट है, नज़दीक है तो गर्मी ज़्यादा, दूर है तो ठंडी। फिर हम लोग कहाँ पर आ गए कि सौर ऊर्जा प्रकीर्णित सिद्धांत, उसमें हमने उसको 3 पार्ट में लिया। एक, सूर्य के सतह पर अगर कुछ एक्टिविटी हो और उस एक्टिविटी से या तो ऊर्जा बढ़ जाए या ऊर्जा कम हो जाए। सिंपल सा अर्थ है कि सूर्य के सतह पर अगर एक्टिविटी से सौर विकिरण बढ़ता है तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर कम हुआ तो ऊर्जा की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम। जिसका एग्जाम्पल क्या है? सौर कलंक का चक्र है। फिर हमने दूसरा क्या लिखा? अंतरिक्ष वाला, कि अगर अंतरिक्ष में धूलकण ज्यादा हो जाए तो उस धूलकण के ज्यादा होने से सौर विकिरण का क्या होगा? प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और जब प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि आने वाला तापमान कम हो जाए। अगर धूलकण नहीं है तो आने वाली ताप की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उस धूलकण को किस किस नाम से जानते हैं वो भी हमने वहाँ पर मेजर कर लिया, और उसका स्रोत क्या होगा वो भी वहाँ पर मेंशन है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाए कि जो खासकर समताप मंडल है उसमें एरोसॉल की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो अगर धूलकण या एरोसॉल ज़्यादा है तो वो सौर विकिरण को क्या करेगा? ज़्यादा वापस करेगा, तो पृथ्वी पर तापमान क्या होगा? कम आएगा। और अगर कम है, तापमान क्या होगा? ज़्यादा आएगा। तो वो भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। और उसके बाद हमने अन्य कारणों में 2 पॉइंट लिया। एक पॉइंट क्या है इसमें? जलवायु यानी विषुव क्या है? तो सिंपल सा अर्थ है, जिसको हम उपसौर अपसौर कहते हैं, वही है। और इसमें क्या होता है कि दोनों गोलार्ध में 7% विकिरण ऊर्जा का अंतर आ जाता है। और लास्ट था जलवायु दबाव। सिंपल सा अर्थ है कि वायुमंडल के कंपोजिशन और ग्रीन हाउस गैस में बदलाव हो जाना जलवायु दबाव है, जो 2 प्रकार का होगा: पॉजिटिव चेंजिंग और निगेटिव चेंजिंग। पॉजिटिव चेंजिंग का अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाए, तो बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि वो भूमंडलीय तापन उत्पन्न करेगा, भूमंडलीय तापन को और बढ़ाएगा।
और दूसरा है नेगेटिव चेंजिंग, जिसका अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का कम हो जाना। कम हुआ तो धीरे धीरे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, और वो हमें किधर ले जाएगा, ग्लोबल कूलिंग की ओर ले जाएगा। दूसरा जो कारण है वो क्या है, खगोलीय कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का खगोलीय कारण, जलवायु परिवर्तन का खगोलीय, अच्छा ये तो हो चुका है ना, पार्थिव कारण, जलवायु परिवर्तन का पार्थिव कारण, पार्थिव कारण। तो जलवायु परिवर्तन का जो पार्थिव कारण है, इसका अर्थ है कि वो कारण होगा जो पृथ्वी से संबंधित होगा। तो पार्थिव कारणों में एक है प्रमुख, जिसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार, है ना। दूसरा भूसंचलन या पर्वत निर्माणकारी घटना, भूसंचलन या पर्वत निर्माणकारी घटना। कुछ ऐसी दशाएं होती है जो विद्वान इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं। और तीसरा भूसंचलन या पर्वत निर्माणकारी है, तो इसका अर्थ है कि इससे महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी भी जुड़ जाएगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी, एवं प्लेट विवर्तनिकी, है ना, इनका जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध होगा, ये हमें देखना है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। समझ तो गए ना कम से कम कि ये पॉइंट होगा, इस पर सोचना है। सर क्लास नोट्स में बुक का भी पढ़ के नोट्स में ऐड करें, या बुक का नोट्स अलग से क्यों बनाएंगे, उसी क्लास नोट्स में ऐड कर लेंगे ना, अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है। टॉपिक सेम पढ़ते जाइए प्रिंटेड नोट से, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट प्रिंटेड नोट्स में मिलता है उसको साइड में लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा या एक्स्ट्रा पेज लेके उसमें लिख लीजिए। तो आज हम यहीं रहेंगे, कल जानेंगे ये और मानवीय कारण और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सबका इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट है महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी, महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है। नहीं, कल से आपकी क्लास से दो चलेगी, मुझे लगता है कल से शायद इंडियन ज्योग्राफी क्लास चलेगी। हाँ, ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे कल।